लॉबस्टर फिशिंग कई देशों में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा अटलांटिक ओशन के नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट में की जाती है। दुनिया की कुछ खास लोकेशन जैसे कि कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में लॉबस्टर की फिशिंग काफी ज्यादा मात्रा में की जाती है। हमारे आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि इन इलाकों में किस तरह फिशरमैन्स लगातार लॉबस्टर फिशिंग करते हैं। यह इलाके लॉबस्टर्स के लिए काफी फेमस हैं और यहाँ पर लॉबस्टर इंडस्ट्री पिछले 100 सालों से बड़ी फुर्ती से काम कर रही है। हालांकि इसके अलावा कुछ और क्षेत्र नोवा स्कोटिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, मैसाचुसेट्स, यह सब जगहें भी लॉबस्टर फिशिंग के लिए काफी मशहूर हैं। लॉबस्टर इंडस्ट्री काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है और इन देशों में इन एक्टिविटीज के जरिए काफी सारा पैसा कमाया जाता है। बाहर के कोस्टल आइलैंड्स में सी फूड लवर्स इन्हें खाना बेहद पसंद करते हैं और साथ ही इसे खाने से हमारे शरीर में बहुत से फायदे भी होते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि लॉबस्टर्स में फैट कम और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। इसके अलावा लॉबस्टर्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मौजूद होते हैं जो कि दिल के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। लॉबस्टर के मीट में आयरन, जिंक और विटामिन सी भरपूर मात्रा में मौजूद होता है, जिससे इन्हें खाने वालों को काफी ज्यादा फायदा होता है। आइए दोस्तों, आपको फिशरमैन की टीम को वर्क करते हुए दिखाते हैं और समझाते हैं कि आखिर किस तरह लॉबस्टर्स फिशिंग की जाती है। दोस्तों, जिस नाव को आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हें इन मछुआरों की पिछली कई पीढ़ियां इस्तेमाल करती आ रही हैं। इन मछुआरों ने लॉबस्टर फिशिंग में महारत हासिल की हुई है। हर साल यहाँ से हजारों लाखों की तादाद में लॉबस्टर्स की फिशिंग की जाती है। अक्सर लॉबस्टर्स महासागर की गहराइयों में मौजूद रहते हैं। इन्हें तैरने से ज्यादा जमीन पर चलना पसंद है और यही कारण है कि यह डीप डाउन अंडर द ओशन बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे छिप कर रहते हैं। जरा आप भी अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहे इस लॉबस्टर को देखिए। इसका रंग दिखने में काफी कुछ जमीन की सतह के जैसा ही है, जो कि समंदर में मौजूद बड़ी मछलियों से बचाव में इसकी मदद करता है। वैसे जिन्होंने ज्यादातर मछलियों को नहीं देखा, उन्हें यह देखने में थोड़े डरावने जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनकी बनावट ही कुछ इस तरह की है। दोस्तों, इन लॉबस्टर्स को अपनी हार्वेस्टिंग की एज तक पहुंचने में लगभग 5 से 7 साल का वक्त लगता है एंड इनकी फिशिंग के लिए यह फिशरमैन इन ट्रैप्स का इस्तेमाल करते हैं। अपने फिशिंग पीरियड में यह मछुआरे एक दिन में लगभग 250 से 300 ट्रैप्स को पानी की गहराइयों से निकाल खींचते हैं, जिस पर अंदाजन 350 से 400 किलो लॉबस्टर्स तक की हार्वेस्टिंग का मौका मिल जाता है। पिछले सैकड़ों सालों से इसी तरह लॉबस्टर्स की फिशिंग करते आ रहे फिशरमैन ने अपनी तकनीक में कई बदलाव किए हैं। इसकी प्रोसेसिंग से लेकर इसमें इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स और हार्वेस्टिंग टेक्निक्स में काफी बदलाव किए गए हैं। एक दौर था 1900s का, जब लॉबस्टर्स को वो लोग मजबूरी में खाया करते थे, और एक आज का दौर है जब एक एक लॉबस्टर की कीमत हजारों और लाखों में पाई जाती है। इनकी कीमत में यह उछाल कई वजहों से आया है, फिर चाहे बात की जाए इनके स्वाद की, इनके नेचुरल लुक की, या फिर इनमें पाए जाने वाले हाई न्यूट्रिएंट्स कंटेंट की। ये सभी बातें इन्हें इतना खास बनाती है। इनके लंबे लंबे टेंटिकल्स और गाढ़े टेक्सचर के पैचेस वाली खास त्वचा इनकी पहचान बन चुकी है। देखिए, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर इस लॉबस्टर के आकार और उनके मोटापे को नापने वाले इक्विपमेंट्स को देख रहे हैं, जिनकी मदद से इस ट्रैप से निकलने के दौरान ही लॉबस्टर्स की सिलेक्शन और रिजेक्शन को किया जाता है। शायद आपने भी किसी वीडियो में जिंदा लॉबस्टर को जरूर देखा होगा। वेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि कस्टमर्स की पसंद फ्रेश और लिविंग लॉबस्टर्स की होती है, लेकिन इस डिमांड का प्रेशर लॉबस्टर की फिशिंग करने वाले फिशरमैन के ऊपर आता है। इन लॉबस्टर्स को जिंदा पकड़ना और इन्हें डिलीवर करने तक नाव में जिंदा रखना इन मछुआरों के लिए काफी मुश्किल भरा काम होता है। यह मछुआरे केवल अपने ट्रैप्स को समंदर से निकालकर एक कोने नहीं रख सकते, उन्हें इन्हें पकड़ने के बाद फटाफट से जांचने परखने का काम भी इसी दौरान करना पड़ता है। फिश मार्केट्स में अक्सर फ्रोजन लॉबस्टर्स और क्रैब्स देखने को मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में कई मछुआरों की आमदनी का जरिया ही लॉबस्टर फिशिंग है, इसलिए अपनी जान को जोखिम में डालकर इन्हें खतरनाक मौसम में भी अपने काम को जारी रखना पड़ता है। आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से चला आ रहा है ये ट्रेंड। इन इलाकों में लॉबस्टर पकड़ने वाले मछुआरों का काम सुबह सुबह 3 बजे तड़के ही शुरू हो जाता है। अपने काम के लिए मछुआरे बंदरगाह पर पहुंचकर फटाफट अपने फिशिंग ट्रैप्स और हुक्स में शिकार को ललचाने के लिए मछलियां लगाने का काम शुरू कर देते हैं।
यह ट्रैप्स लोहे की तारों और लकड़ी से बने होते हैं। इसके अलावा यहाँ फिशरमैन इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को भी लॉबस्टर्स के फिशिंग का मौका मिल सके। इसलिए इन ट्रैप्स के अंदर आने के लिए एक स्पेस दिया होता है और इनमें एक छोटा छेद भी दिया जाता है ताकि बेबी लॉबस्टर इनसे अपने आप बाहर निकल जाएं। और इन्हें 6 से 90 फीट की गहराई में छोड़ दिया जाता है और अगले 2 से 3 दिनों के लिए इसे वहीं नीचे ही रहने दिया जाता है। इसके बाद वक्त आने पर फिशरमैन ट्रैप्स को पुल करना शुरू करते हैं, जिसके लिए वह खास तरह के हुक्स और एक एडवांस पुली सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। साइंटिफिक भाषा में इसे हाइड्रोलिक ट्रैप पुलर कहा जाता है। इसकी मदद से काफी गहराई में मौजूद ड्रॉप्स को भी आसानी से खींचा जा सकता है। एक ट्रैप के अंदर लगभग 20 लॉबस्टर्स खिंच जाते हैं। बोट में लाने के बाद इन ट्रैप्स को खोलकर फिशरमैन रिक्वायर्ड क्वालिटी के लॉबस्टर्स का चुनाव करते हैं। लॉबस्टर जिनका कद 3 या 3.5 इंच से कम और 5 इंच से ज्यादा होता है, उन्हें वापस से ओशन में छोड़ दिया जाता है। ऐसा करने का एक मेन रीजन ये भी होता है कि इन्हें अगली पीढ़ी के फिशरमैन के लिए बचाया जा सके। जब गहरे समंदर में गोताखोर इन लॉबस्टर्स को पकड़ने जाते हैं तो इस काम को करते समय इन्हें बड़ी सावधानी बरतनी है। गहरे समंदर में इन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है। इसके अलावा बात करें लॉबस्टर्स की, तो यहाँ पानी में यह लॉबस्टर्स खुद का बचाव करने के लिए तेजी से झटपटाते हैं, जिसके कारण इन फिशरमैन या डाइवर्स को चोट लगने का खतरा बना रहता है। जबकि ऊपर नाव में रहकर फिशिंग करने के भी कुछ नुकसान होते हैं, जैसे कि यह पूरी तरह उनकी किस्मत और चुनी गई लोकेशन पर डिपेंड करता है कि इनके हाथ कुछ लगेगा भी या नहीं। अमेरिका में इन लॉबस्टर्स को प्रिजर्व करने के इरादे से कुछ खास कानून भी बनाए गए हैं, जिनका पालन इन मछुआरों को करना पड़ता है। इन लॉबस्टर्स को पकड़ने के लिए मछुआरों के पास लाइसेंस होना चाहिए और इन मछलियों के मिनिमम और मैक्सिमम साइज का भी इन्हें रिकॉर्ड रखना पड़ता है। सुबह से शाम मेहनत करते हुए यह मछुआरे इसी तरह लॉबस्टर्स की फिशिंग करते हैं और इन्हें जल्द से जल्द फ्रेश कंडीशन में मार्केट तक पहुंचाने की कोशिश में लग जाते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी तक की वीडियो में जाना कि लॉबस्टर फिशिंग किस तरह की जाती है और यह किस तरह फिशरमैन के लिए उनके लाइवलीहुड का एक लौता सोर्स है। इस इंडस्ट्री के पीछे कई सालों की मेहनत और वक्त दोनों ही लगे हैं। और अब हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो गाँव के किनारे चावल के खेतों और नदी के किनारे में झींगा मछलियों की फार्मिंग करके एक जीता जागता उदाहरण है, यह बताने के लिए कि कैसे आधुनिक तकनीक और पारंपरिक ज्ञान का मिलान करके एक सफल उद्यम बनाया जा सकता है। झींगा मछलियों की फार्मिंग किस तरह की जाती है। जैसे एशियन कंट्रीज में किसान हर साल ढेर सारी कमाई करते हैं, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लाखों करोड़ों की तादाद में यहाँ किसान झींगा मछलियों को पालकर इस करोड़ों की सी फूड इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हैं। श्रिम्प प्रोडक्शन के लगभग 75% श्रिम्प्स की फार्मिंग चाइना, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इंडिया और वियतनाम में की जाती है। इन सभी कंट्रीज में श्रिम्प प्रोडक्शन के जरिए ढेर सारी कमाई की जाती है। ट्रेडिशनल पीरियड के दौरान इन्हें बहुत कम पैमाने में जरूरी समझा जाता था, लेकिन बीते कई सालों में तरक्की के साथ इनका व्यापार भी बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा है। श्रिम्प मीट खाने से हमारे शरीर में प्रोटीन और कैलोरीज की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा इनमें विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रहे, श्रिम्प खाने के फायदे आपके खाने के तरीके पर निर्भर करते हैं। अगर आप इसे फ्राई या बटर में पका कर खाते हैं तो इसका कैलोरी और फैट कंटेंट बढ़ जाता है, इसलिए बेहतर होगा कि इसे ग्रिल या स्टीम करके ही खाया जाए। इस कड़ी में किसान लगभग इनकी मात्रा को ज्यादा बढ़ाने में कई पैतरों को सोच विचार कर आजमाते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक मादा झींगा मछली एक बारी में 150 से 500 अंडे देती है, जिन्हें बढ़ाने के लिए केवल 15 से 21 दिनों का वक्त लगता है। और इन्हें ज्यादा बेहतर तरीकों से बड़ा करने के लिए किसानों को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा इन्हें बढ़ाने में कितना वक्त लगेगा वह इस बात पर भी निर्भर करता है कि इन्हें किस तरह की कंडीशंस में रखा जाता है। यहाँ फार्म्स में श्रिम्प्स को लाने से पहले किसान पानी के पीएच को नाप तोल कर श्रिम्प्स के रहने के अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं। यह देखिए किस तरह हर तालाब में यहाँ ऑक्सीजन जनरेटर्स, रूफ बॉटम लाइनिंग और खास तरह के प्लास्टिक पाइप्स को इंस्टॉल किया गया है। यह पाइप्स पानी को खोलकर उसमें हवा की मात्रा बढ़ाने का काम करते हैं। इन श्रिम्प्स को हाई प्रोटीन डाइट जैसे कि फिश, सोयाबीन आदि खिलाया जाता है। अच्छी तरह बड़े हो चुके श्रिम्प्स की लंबाई 5 से 8 इंच लंबी होती है। हर तालाब में 55 टन वजनी श्रिम्प फिश की मौजूदगी होती है। छोटे छोटे श्रिम्प्स को बड़े तालाबों में उगाया जाता है। यहाँ ट्रेडिशनल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी दोनों के मेल से इन श्रिम्प्स का प्रोडक्शन दुगनी तेजी से किया जाता है। बिल्कुल लॉबस्टर फिशरमैन की तरह श्रिम्प प्रोडक्शन करने वाले फार्मर्स का काम भी बिल्कुल
बिल्कुल सुबह तड़के ही शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो में देखा कि आखिर किस तरह श्रिम्प्स और लॉबस्टर्स की फिशिंग की जाती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करना ना भूलें। आगे भी ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही मिलते हैं आपको एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप रखें ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।